लेक्चर में नीट में सेल बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, इवन सेल बायोलॉजी के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, वो सभी आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं हो तो लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब करने की जगह रिपोर्ट करके जाना बेटा, रिपोर्ट करके जाना। आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल क्रेज से, बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा और नीट तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके फिंगर टिप्स पे करवा दूंगा, फिंगर टिप्स पे करवा दूंगा। है विश्वास? आ जाइए। अगर आपको बायोलॉजी का बी भी नहीं पता है तो भी बने रहिए इस लेक्चर में मेरे साथ, क्योंकि आपको हर एक चीज़ बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो से और आसान ट्रिक्स के साथ में। अगर आप नहीं चाहेंगे कि मुझे सीखना नहीं है, लेकिन लेक्चर में अगर बने रह गए गलती से भी, तो आपको सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। मैं बता रहा हूँ, आपको घर पे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेक्चर से ही आपको 100% प्रोडक्टिव मिलेगी। जितना पढ़ लिया उतना याद होगा। तो बायोलॉजी है, बायोलॉजी हमें लाइफ का स्टोरी और स्टडी बताता है। ठीक है, अर्थ पे लाइफ कैसे आया था उस चीज़ की स्टोरी है बायोलॉजी। अर्थ पे जो लाइफ है उसका स्टडी है बायोलॉजी। बायोलॉजी दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एक आपका बायो और दूसरा आपका लोगोस, यानी लाइफ के स्टडी, यानी लाइफ का स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी टर्म भाई सबसे पहले किसने दिया था? बायोलॉजी टर्म है वो एक अफ्रीका के साइंटिस्ट लेमार्क और ट्रेविरेंस ने 1802 में दिया था। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1802। दो साइंटिस्ट हैं, 1802 है, दो साइंटिस्ट हैं, 1802 है, याद रख लेना। बायोलॉजी के जो फादर हैं वो आपके एरिस्टोटल। ठीक है, ये वही एरिस्टोटल हैं जो आपके अलेक्जेंडर के गुरु थे, सिकंदर के गुरु थे, वही सिकंदर जिसने भारत पे सबसे पहले अटैक किया था। ठीक है, तो ये वही एरिस्टोटल हैं। अरिस्टोटल हैं वो आपके बायोलॉजी के नहीं बेटा, जूलॉजी के भी फादर हैं। और आपका जो ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी है, ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी है, उसके भी ये फादर हैं। ठीक है, अब नीट 2025 ने यहाँ से इसी डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, नीट 2025 में क्या क्वेश्चन पूछा था? उन्होंने साफ साफ पूछा था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है। तो भैया किसी ऑर्गेनिज्म को फिजिको केमिकली स्टडी करने का जो अप्रोच है, किसी ऑर्गेनिज्म को अपन उसके फिजिकल बेसिस और उसके जो केमिकल इंटरेक्शंस हैं उनके बेसिस पे उसको स्टडी करते हैं, तो इस फिजिको केमिकल बेसिस को अपन क्या बोलते हैं? इसको रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोलते हैं। एक्चुअली ये आपको जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी, पिछले कई हजार दशकों से, कई हजार वर्षों से ये एक रहस्य बना हुआ है कि अर्थ पे लाइफ कैसे आ गया है। तो उस रहस्य को सुलझाने का जो काम है वो करता है आपका रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये क्या करते हैं? ये एक सेल फ्री मीडियम ले लेते हैं, ठीक है, एक आर्टिफिशियल मीडियम ले लेते हैं, उसके अंदर प्रोटीन, आरएनए, डीएनए सब डाल देते हैं और उनके बीच आप ये इंटरेक्शंस करवाते हैं। ठीक है, उन इंटरेक्शन से ट्राई करते हैं कि क्या लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है। तो ये भैया आज तक आर्टिफिशियली लाइफ को प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, लेकिन आर्टिफिशियली ये सेल्स के जैसा कंपोजिशंस बखूबी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपका आपका रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी है। ठीक है, बस इनका लॉजिक यही है कि एक सिंगल सेल है वो क्यों, वो किस तरह, वो किस लिए बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करने में केपेबल है। भाई बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल की प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? यानी लिविंग। अरे भाई मैं बिहेव कर रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं तो ही तो मैं लिविंग हूँ ना। तो ये जो लिविंग फिनोमेना है इसको ये आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी? बस सिंपल सा याद रख लेना, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके फिजिको केमिकल बेसिस पे अपन स्टडी करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोलते हैं। एनसीईआरटी में दे रखा है, जहाँ सेल वाला यूनिट स्टार्ट हो रहा है उससे पहले एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन है, वहाँ पे एक साइंटिस्ट है रामचंद्रन, उनके इंट्रोडक्शन के साथ में दे रखा है ये चीजें उससे पहले। ठीक है, तो ये मत भूलना कि एनसीईआरटी से बाहर करवा रहा हूँ, सब कुछ एनसीईआरटी का ही है। आगे आगे अपन बात करते हैं सेल बायोलॉजी का। तो भैया सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में अपन सेल के एनाटॉमी को, सेल के फिजियोलॉजी यानी उसके फंक्शंस को, सेल के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, जो केमिकल्स हैं उनको, और सेल का जो रिप्रोडक्शन है उसको, और सेल का इवोल्यूशन यानी सेल प्रोड्यूस कैसे हुआ, सेल ओरिजिनेट कैसे हुआ, और सेल का जेनेटिक्स यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सेल्स के साथ में क्या होता है, कैसे एक जनरेशन का सेल है वो अगले जनरेशन का सिमिलर सेल बना पाता है। तो ये सारे बेसिस को अगर अपन स्टडी करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी बोलते हैं। यानी एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, फंक्शन, बायोकेमिस्ट्री, सेल के ऑर्गेनिक केमिकल्स, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन और जेनेटिक्स, इन सब को अगर स्टडी करते हैं तो उस बायोलॉजी के ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी बोलते हैं।
क्लियर हुआ। फिर इस सेल बायोलॉजी का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो ब्रीफ कॉन्सेप्ट है, वो है आपका साइटोलॉजी। यहाँ साइटो का मतलब है सेल और लॉजी का मतलब है आपका स्टडी, यानी सेल का स्टडी। लेकिन ये काफी छोटा सा ब्रांच है। इसमें एक सेल का अपन सिर्फ फिजियोलॉजी यानी उसका फंक्शन और उसका एनाटॉमी यानी उसका स्ट्रक्चर, जब सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को ही स्टडी किया जाता है तो उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब आपके साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी के जो फादर हैं वो आपके रॉबर्ट हुक, इन्होंने सेल की डिस्कवरी का फिनोमिना है जो कंसेप्ट है वो अराइज किया था, तो ये इसके फादर हैं। लेकिन सेल का जो डिटेल्ड स्टडी है, जो डिटेल स्ट्रक्चर है, वो हमें दिया था सीपी स्वानसन ने, इसलिए अपन बोलते हैं सीपी स्वानसन को मॉडर्न फादर। ठीक है। और अपने इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट जिन्होंने सेल्स को बहुत ही बारीकी से स्टडी किया था, बहुत ही शानदार तरीके से स्टडी किया था, उनका स्ट्रक्चर डेवलप किया था, वो आपके AK-47 नहीं बाबा, AK शर्मा यानी अरुण कुमार शर्मा। इन्होंने सबसे पहले सेल्स को सेल बायोलॉजी में, साइटोलॉजी में झंडे गाड़े थे। सेल का स्टडी इन्होंने किया था। नीट 2010 में यहाँ से एक बार इस लाइन से क्वेश्चन आया है कि जो CCMB है, CCMB का मतलब सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, यहाँ पे नीट 2010 में CCMB आपका शॉर्ट फॉर्म दिया था, एब्रीवेटेड फॉर्म दिया था और उसका फुल फॉर्म पूछ लिया था। तो सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी है वो आपके हैदराबाद में बेटा, हैदराबाद में। ठीक है। और एक अपने इंडिया के साइंटिस्ट में GN रामचंद्रन, GN रामचंद्रन है, इन्होंने कोलेजन प्रोटीन है उसका ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है। तो ये आपके इंडिया के काफ़ी फेमस साइंटिस्ट रहे हैं। बाकी एक खास बात बताऊं इनकी, इन्होंने MSc किया था मैथमेटिक्स से, मैथ से MSc किया था और बायोलॉजी के फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। देखो भैया बंदे में क्यूरियोसिटी है, क्यूरियस है बंदा, तो वो कुछ भी कर सकता है। आगे आगे अपन देखते हैं कि एक सेल क्या होता है। भैया सेल क्या होता है? एक्चुअली सेल का मतलब होता है एक स्मॉल रूम, एक छोटा सा इंटाइट, एक छोटा सा रूम, उसको सेल बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज में। ठीक है। तो एक ओवरऑल सेल है वो एक मेम्ब्रेनस पाउच होता है जिसके चारों ओर सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर एक फ्लूइड मटेरियल भरा रहता है और उसको कंट्रोल करने के लिए उसके पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका DNA होता है। ठीक है। और इसके साथ ही उसके पास उसकी प्रोटीन फैक्ट्री होती है, उसका प्रोटीन मशीनरी होता है, उसके राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है। इन चार चीज़ों का अगर कोई कंपोजिशन है तो ये कंपोजिशन इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर पाएगा, बिना किसी पे डिपेंड हुए एक सारे के सारे जो लाइफ प्रोसेस हैं वो परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है। तो ये एक मेम्ब्रेन से बंधी हुई स्ट्रक्चर जिसके चारों ओर कवरिंग बाउंड्री मेम्ब्रेन है, उसके पास जेनेटिक मटेरियल है उसके फंक्शंस को, उसके एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए, और एक साइटोप्लाज्म है उसका जो मेन एरिया बनता है उसके सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए, और राइबोसोम्स जो उसके प्रोटीन फैक्ट्री का काम करते हैं, उसमें प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करते हैं। ठीक है। और भैया जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब सेल्स और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। सेल्स से ही बने हुए हैं, बिना सेल के कोई लिविंग है ही नहीं। अब NCERT ने एक खास बात दिया है। ठीक है। ये याद ही रखना भैया, याद हो या ना हो आपको याद करना है क्या, कि एक सिंगल सेल है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने में कैपेबल है। ठीक है। वो बिना किसी पे डिपेंड हुए हुए अपना सर्वाइवल वो मेंटेन कर सकती है, वो आपकी तरह रह सकती है। ठीक है। और एक सिंगल सेल है वो इंडिपेंडेंटली तभी एग्जिस्ट करेगी जब वो अपने लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शंस है वो परफॉर्म कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं बात तो एक ही होगी ना भाई, इंडिपेंडेंट वो ही रहेगा जो किसी पे डिपेंड नहीं होगा। तो इसलिए अपन सेल्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स बोलते हैं। यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या हो गया कि जैसे अब भैया एक बात बताओ, एक आप मकान बना रहे हो, मकान में एक के बाद एक के बाद एक की ईंट लगाते जाएंगे तो मकान बन जाएगा ना। लेकिन ओवरऑल अगर अपन देखें तो उस मकान का बेसिस क्या है, वो ईंटें हैं। ठीक है। एक एक ईंट नहीं जो है, ये अलग बात है कि उसमें कुछ अलग भी मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है। वो अपन ह्यूमन बॉडी में भी करेंगे, चिंता नहीं लो। लेकिन जो बेसिस है वो क्या है, उसकी ईंटें हैं। ठीक वैसे ही बहुत सारे सेल्स ऐसे एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाते हैं और उससे क्या बनती है, हमारी बॉडी बनती है। इसलिए इनको अपन स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। और आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस में हो रहे होते हैं, सेल्स में हो रहे होते हैं।